तो क्यों ना उसका इस्तेमाल केव तक पहुंचने के लिए किया जाए। सैल ने खुद को डिफेंड करने के लिए ग्रिफिन के सामने अपनी स्वॉर्ड निकाली और एक बार फिर पावरफुल विंड ने उसे जोर से टक्कर मारी, उसे पीछे फेंकते हुए। वह जोर से चिल्लाया, अपने हाथ में स्ट्रीम से एनर्जी को फील करते हुए। सैल को रियलाइज हुआ कि डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए वो तुरंत शैडो ओथ की पावर का इस्तेमाल करके एलन से स्ट्रेंथ खींचेगा। उसी मोमेंट एलन चाय पी रहा था, लेकिन अचानक उसने कप गिरा दिया जो फर्श पर गिर गया। उसके सर्वेंट ने पैनिक में उसे पुकारा, हेल्प के लिए पूछते हुए। मीनवाइल सैल सक्सेसफुली केव तक पहुंच गया। वह तेजी से मुड़ा केव में और अंदर भागते हुए, यह सोचते हुए कि वह सक्सेसफुल हो गया है। उसे जल्दी करने की जरूरत थी। ग्रिफिन केव के एंट्रेंस के पास पहुंचा और दूर से कदमों की आहट सुनी। वो गुस्से में गुर्राते हुए सैल के पीछे भागा। जब वह केव के एंड तक पहुंचा तो उसने फ्राउन किया, ये देखकर कि सैल उसके बच्चे को एक स्वॉर्ड से थ्रेटन कर रहा है। ग्रिफिन फिर से गुर्राया और अपने बच्चे को पुकारा। सैल ने सुना कि कुछ ही लोग जानते थे कि ग्रिफिन जैसे पावरफुल क्रीचर्स के बच्चे टूटे हुए पंखों के साथ पैदा होते हैं और उड़ नहीं सकते। ग्रिफिन ने यह जानने की मांग की कि सैल उसके बच्चे के साथ क्या करने का इरादा रखता है। सैल ने ग्रिफिन को रीअश्योर किया, उसे चिंता न करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह बच्चे को हर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट सैल ने कहा वह उसके पंखों को हील करने में हेल्प कर सकता है ताकि वो फिर से उड़ सके। ग्रिफिन इंटरेस्टेड हो गया और फिर सैल ने अपनी डिमांड रखी। उसकी एक कंडीशन थी। मीनवाइल ट्रेनर एनोस वॉकर और उसका असिस्टेंट माउंटेन के टॉप पर जा रहे थे, ये नोटिस करते हुए कि सैल अब वहां नहीं है। उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया, ये क्लेम करते हुए कि ग्रिफिन ने सैल को पहले ही खा लिया है। एनोस ने कहा कि उन्हें यह यंग मास्टर एलन को रिपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से रिवॉर्ड मिलेगा। उसका असिस्टेंट सहमत हो गया। अचानक सैल ग्रिफिन पर राइड करते हुए उनके पीछे से अपीयर हुआ। एनोस और उसका असिस्टेंट डर से मुड़े और सैल ने अपनी बाहें अपनी छाती पर क्रॉस की, मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बस उन्हें अपसेट करना होगा और उन्हें सीधे हेल भेजना होगा जहां वे उसका इंतजार करेंगे। एनोस वॉकर ने सरप्राइज में सैल को पुकारा। ग्रिफिन को अटैक के लिए तैयार होते देखकर एनोस और उसका असिस्टेंट ये कहते हुए भागने लगे कि ये इम्पॉसिबल है। कुछ मिनट बाद एक आदमी की बॉडी को फिनिश करने के बाद ग्रिफिन ने कहा कि उसने एग्रीमेंट का अपना पार्ट पूरा कर दिया है और अब सैल की बारी है। सैल ने आह भरी टर्म्स पर सहमत होते हुए और ग्रिफिन से उसे माउंटेन रेंज के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में डंजियन में ले जाने के लिए कहा। ग्रिफिन सैल को डंजियन लैंड ऑफ स्टोन तक उड़ाकर ले गया और एक बड़े दरवाजे के सामने रुका। ग्रिफिन ने सैल से कहा कि जैसा कि उन्होंने एग्री किया था, वह स्वॉर्ड पर्सियस को रिट्रीव करेगा और ग्रिफिन को मेडुसा का ब्लड दिलाने में हेल्प करेगा, जो सब कुछ क्योर कर सकता है। सैल मुस्कुराया और जवाब दिया कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने मन ही मन सोचा कि ये शर्म की बात है कि उसका गोल स्वॉर्ड या ग्रिफिन की हेल्प करना नहीं, बल्कि डंजियन को डिस्ट्रॉय करना था। ग्रिफिन ने दरवाजे खोले और सैल अंदर देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि वो डंजियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्रिफिन का इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। जैसे ही लाइट डार्क रूम में पेनिट्रेट हुई, उसने गोरगोन मेडुसा के चेहरे को उसके 3 स्टैचू के साथ इल्यूमिनेट कर दिया। जैसे ही ग्रिफिन स्टैचू पर अटैक करने वाला होता है, उसके सरप्राइज में वो दूर हट जाता है। उसके डैमेज करने के बाद स्टैचू बस खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है और धीरे धीरे फिर से पूरा हो जाता है। सैल को रियलाइज होता है कि तीनों स्टैचू में 5 ऑर्गन्स नहीं हैं। माइथोलॉजी में ग्रे सिस्टर्स की तरह वे एक ही आंख और एक ही दांत शेयर करते हैं। चूंकि वे और मेडुसा सी डेटीज की बेटियां हैं, उनके पास सी वाटर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, इसलिए वे भागते हैं। ग्रिफिन कहता है कि भागने का कोई मतलब नहीं है और सैल से स्वॉर्ड खोजने का कोई तरीका सोचने के लिए कहता है। सैल कहता है कि वो उसे खोज रहा है और ग्रिफिन उससे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। जैसे ही सैल सोचता है कि दीवार पर रून्स में कोई क्लू हो सकता है, उसे अचानक कुछ रियलाइज होता है। वह सीक्रेट रेल्म को कोलैप्स करने, अंदर सब कुछ दफनाने और अपनी पिछली लाइफ में खोजे गए सीक्रेट टनल से एस्केप करने पर विचार करता है। लेकिन इतनी मात्रा में डिस्ट्रक्शन काफी नहीं हो सकता है। वो ग्रिफिन से कहता है कि रून्स कहते हैं कि ऊपर से आंख हटा दो, फिर वे अटैक करना बंद कर देंगे। जैसे ही ग्रिफिन आंख निकालता है, स्टैचू पानी में बदल जाता है। सैल एक्सप्लेन करता है कि रून्स कहते हैं कि पर्सियस ने ग्रेया सिस्टर्स की आंख चुराने के बाद ही मेडुसा का लोकेशन डिस्कवर किया था, इसलिए आंख उनकी वीकनेस है। ग्रिफिन फिर सैल से स्वॉर्ड और उस ब्लड के बारे में पूछता है जो उसकी औलाद का इलाज कर सकता है, ये सोचते हुए कि क्या रून्स इस बारे में कुछ कहते हैं। सैल स्वॉर्ड की ओर इशारा करता है और ग्रिफिन को बताता है कि पर्सियस ने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल मेडुसा का सिर काटने के लिए किया था, जिससे रेड और ग्रीन दोनों तरह का ब्लड गिरा था। रेड ब्लड सभी जीवित सोल्स को मौत का जहर दे सकता है, जबकि ग्रीन ब्लड सभी बीमारियों को हील कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ लेजेंड्स हैं। जहां तक इस सीक्रेट रेल्म की बात है, एक और सीक्रेट है। सैल ग्रिफिन को बताता है कि पर्सियस की स्वॉर्ड का इमर्जेंस मेडुसा के रिवाइवल के टाइम को मार्क करता है। जैसे ही मेडुसा स्टैचू एक्टिवेट होता है, सैल को रियलाइज होता है कि जाने का टाइम हो गया है। एक बार स्टैचू ट्रिगर हो गया
तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसे पर्सियस की स्वॉर्ड से बिहेड न कर दिया जाए। स्टैचू का सामना करते हुए सैल को रियलाइज होता है कि वो एक चट्टान के पीछे छिपे ग्रिफिन को नहीं देख सकता। ग्रिफिन सैल से कहता है कि वो एक नज़र में बता सकता है कि स्टैचू से डील करना आसान नहीं होगा। वो बाकी सब सैल पर छोड़ देता है, ये कहते हुए कि वो मरना नहीं चाहता। सैल ये देखकर सरप्राइज्ड है कि ग्रिफिन अपना साइज श्रिंक कर सकता है। ये फॉर्चुनेट है कि सैल अपनी पिछली लाइफ में एक बार इस सीक्रेट रेल्म से गुजर चुका है, इसलिए वह पूरी तरह से ऑप्शंस से बाहर नहीं है। लेकिन पहले उसे नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल से शील्ड एक्वायर करने की जरूरत है। फिर वह शील्ड के रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल मेडुसा की आंखों में सीधे देखने और केयरलेसनेस से पत्थर में बदलने के रिस्क को कम करने के लिए कर सकता है। उसी समय वह मेडुसा के गेज अटैक को ब्लॉक करने के लिए भी शील्ड का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि जैसे ही मेडुसा अपने गेज अटैक का इस्तेमाल करती है, सैल को रियलाइज होता है कि शील्ड काफी नहीं होगी। सीक्रेट एग्जिट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अपने करंट टैलेंट लेवल के साथ सैल पर्सियस की स्वॉर्ड नहीं चला सकता। लेकिन सैल गिव अप करने से इनकार कर देता है। जब तक वह कोशिश नहीं करेगा उसे पता नहीं चलेगा। अगर वह अपना सब कुछ नहीं देता तो वो आज मर जाएगा। इसलिए भले ही उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, वह स्वॉर्ड के लिए पहुंचता है। उसके सरप्राइज में वो इसे आसानी से उठा सकता है। स्वॉर्ड उसके हाथों में हल्की लगती है क्योंकि उसका टैलेंट रैंक इसे चलाने के लिए बहुत कम है। एलन के मॉकिंग वर्ड्स उसके दिमाग में गूंजते हैं, याद करते हुए कि कैसे एलन ने उसे सिर्फ एक डी रैंक कहा था, जो होली स्वॉर्ड को दागदार करने के लायक नहीं है। सैल को याद है कि उसे एक क्रॉस से बांधा गया था। जब एलन ने अपनी मां से पूछा कि क्या सैल अभी भी कॉन्शियस है, ये इम्प्लाई करते हुए कि वे उसका टैलेंट छीनने जा रहे थे, उसकी मां ने जवाब दिया था कि एक सिंपल एमनेशिया मैजिक इसे सेटल करने के लिए काफी होगा। सैल याद करता है कि कैसे एलन ने उसका स्पोर्ट्समैनशिप टैलेंट छीन लिया था। ग्रिफिन शॉक में देखता है जब सैल बिना किसी नुकसान के बंधन तोड़ देता है। सैल को अब याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में उसके पास एक स्वॉर्ड टैलेंट था जो शायद एस रैंक या उससे हायर था। हालांकि मैट्रियार्क ने उससे वो टैलेंट छीनने के लिए किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया था और उसे एलन को ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही उसकी मेमोरीज भी मिटा दी थी। चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थीं, चाहे वो एलन हो या फैमिली। सैल ने कसम खाई कि वो अपना रिवेंज लेगा। सैल के बिहेवियर में चेंज को नोटिस करते हुए ग्रिफिन क्यूरियस हो गया और जब सैल कंट्रोल खोता हुआ लग रहा था तब भागने का चांस लेने का फैसला किया। जैसे ही ग्रिफिन जाने की कोशिश करता है, सैल उसे पुकारता है। डरा हुआ ग्रिफिन पूछता है कि सैल ने उसे क्यों बुलाया और सोचता है कि खुद एक एस रैंक मॉन्स्टर होने के बावजूद उसे एक बच्चे से डर क्यों लग रहा है। सैल बिना हेजिटेशन के पूछता है कि क्या ग्रिफिन का सिर मेटल का बना है और ग्रिफिन को रियलाइज होता है कि सैल शुरू से ही सीक्रेट रेल्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि चूंकि सैल उसकी औलाद को हील कर सकता है, ग्रिफिन इसे जाने देने का फैसला करता है। एक बार जब वे सीक्रेट रेल्म छोड़ देते हैं तो ग्रिफिन सैल को एक ऐसी बॉडी का ब्लेसिंग देता है जो कभी भी इंजर्ड नहीं होगी, चाहे उस पर कितनी भी बार अटैक किया जाए। सैल को अपनी बॉडी स्ट्रेंथन होती हुई महसूस होती है और उसकी कुछ माइनर इंजरीज हील हो जाती हैं। उसकी इंजरीज कम होने के साथ सैल को अब अपने घावों को एलन को ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, जो एक कांस्टेंट बर्डन था जो अंततः मैट्रियार्क का सस्पिशन खींच सकता था। इसके अलावा सैल जानता है कि उसे अभी के लिए अपना एस रैंक स्वॉर्ड टैलेंट छिपाकर रखना होगा, वरना वो अनवांटेड ट्रबल को अट्रैक्ट करेगा। सैल ग्रिफिन को एक पोर्शन देता है। उसे अपनी औलाद को उसके पंख हील करने के लिए देने का इंस्ट्रक्शन देता है। ग्रिफिन अपने बच्चे को पोषण देने और उसे उड़ान भरते देखने के बाद खुश हो जाता है। लेकिन सैल ग्रिफिन को याद दिलाता है कि अब बच्चा उड़ सकता है, लेकिन अगर वो एडल्ट होने से पहले एक मास्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो अंततः एक माइंडलेस बर्ड ही रहेगा। ग्रिफिन पूछता है कि सैल का क्या मतलब है और सैल एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर के रूप में काइंड हार्टेड एडवाइस दे रहा है। आखिरकार ग्रिफिन एक मास्टर को एक्सेप्ट करने के बाद ही स्ट्रांग बना था। ग्रिफिन को रियलाइज होता है कि सैल सही है। अगर उसके पिछले मास्टर ने उसे हर दिन ह्यूमन ब्रेन्स नहीं खिलाए होते तो उसने अपनी इंटेलिजेंस को अवेकन नहीं किया होता और स्ट्रॉन्गर नहीं बना होता। लेकिन ग्रिफिन का मास्टर 100 साल पहले मर गया था और वो सोचता है कि उसे उसके जैसा रूथलेस कोई कहाँ मिल सकता है। ग्रिफिन फिर सैल से अपने बच्चे को उसके पेट मॉन्स्टर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, ये सोचते हुए कि सैल अपनी रिमार्केबल इंटेलिजेंस और स्किल के साथ फ्यूचर में ब्लेड को भी सरपास कर सकता है। सैल को रियलाइज होता है कि ग्रिफिन ने चारा ले लिया है और उससे कहता है कि वो बच्चे को अपने पेट मॉन्स्टर के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन केवल अगर वे एक डील करते हैं। सैल ग्रिफिन से ब्लेड कूपर के बारे में उसके पास मौजूद सारी इंफॉर्मेशन, साथ ही उस कीमती चाबी की मांग करता है जो उस जगह को अनलॉक कर सकती है जहां कूपर फैमिली स्वॉर्ड स्पिरिट ब्लेड की पूजा करती है। मीनवाइल मैट्रियार्क हाउसकीपर पर एलन के बेहोश होने का कारण पता न लगा पाने के लिए गुस्सा है और यह जानने की मांग करती है कि यह सिचुएशन कब तक चलेगी। हाउसकीपर उसे रीअश्योर करता है, यह कहते हुए कि चिंता न करें क्योंकि यंग मास्टर के पास शैडो ओथ का प्रोटेक्शन है और वो हमेशा जल्दी रिकवर हो जाता है। आखिरकार
छोटे शैडोज उसे अपनी इंजरीज लेने और अपनी स्ट्रेंथ को रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। मैट्रियार्क हाउसकीपर पर विश्वास करने लगती है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है कि एलन की कंडीशन शैडो ओथ सेरेमनी के बाद शुरू हुई और उसे शक है कि इसके पीछे कोई हो सकता है। हाउसकीपर फिर एक और अर्जेंट मैटर उठाता है। वह उसे इन्फॉर्म करता है कि सैल कूपर ने कॉम्पिटेंस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हाउसकीपर यह भी रिवील करता है कि सैल ने अंकल और नेफ्यू वॉकर को मारने के लिए ग्रिफिन का इस्तेमाल किया और यहां तक कि ग्रिफिन की औलाद को अपने पेट मॉन्स्टर के रूप में टेम कर लिया। मैट्रियार्क इस न्यूज से शॉक्ड पूछती है कि सैल अब कहां है। हाउसकीपर उसे बताता है कि वह दरवाजे के ठीक बाहर है और उसे तुरंत अंदर बुलाएगा। सैल कूपर एंटर करता है और पोलाइटली मैट्रियार्क से पूछता है कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकता है। मैट्रियार्क अभी भी न्यूज से सदमे में उससे पूछती है कि उसने वॉकर्स को क्यों मारा। सैल शांति से जवाब देता है कि उसने ये सब फैमिली के लिए किया। उसके जैसा एक शैडो ट्रेनिंग ऑफिसर एक 3 साल के बच्चे द्वारा मारा गया, वो बहुत यूजलेस था और कूपर फैमिली को उसके जैसे ट्रैश की जरूरत नहीं थी। सैल मैट्रियार्क के चेहरे पर गुस्सा और हेट्रेड देखता है, लेकिन भले ही वो अपने सारे कार्ड्स निकाल ले, सैल कभी नहीं डरेगा। मैट्रियार्क हाउसकीपर से सैल को ईडन स्प्रिंग में रिक्यूपरेशन के साथ रिवॉर्ड देने के लिए कहती है। सैल के जाने के बाद वह हाउसकीपर से डेप्राइवेशन मैजिक के लिए रिसर्च को तेज करने के लिए कहती है। सोर्ड स्पिरिट इनहेरिटेंस सेरेमनी से पहले यंग मास्टर के इस्तेमाल के लिए सैल का टैलेंट छीन लिया जाना चाहिए। वो जानती है कि अगर ये सीक्रेट एक्सपोज हो गया कि एलन के पास स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए कोई टैलेंट नहीं है, तो हेयर के रूप में उसकी पोजीशन हिल जाएगी। जैसे ही सैल ईडन स्प्रिंग के बगल में खड़ा होता है, उसे याद आता है कि ग्रिफिन ने उसे बताया था कि ब्लेड कूपर की मौत से पहले उसने अपनी सोल को ईडन स्प्रिंग के नीचे सील करने के लिए फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल किया था। उसका पर्पस अपनी पूरी लाइफ में एक्वायर की गई स्वॉर्ड्समैनशिप को उस हेयर को पास करना था, जिसके पास एज रैंक स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट हो, और ये इंश्योर करना था कि एम्पायर में कूपर फैमिली का स्टेटस न गिरे। ग्रिफिन ने सैल को बताया कि एक बार जब वो ईडन स्प्रिंग में एंटर करेगा तो उसे अंडरकरंट के साथ तैरना होगा और वो एक अंडरग्राउंड केव तक पहुंच जाएगा। चाबी उसे ओनर तक गाइड करेगी। लेकिन ईडन स्प्रिंग के बारे में कुछ स्ट्रेंज लगता है। ग्रिफिन अपने मास्टर से बहुत लंबे समय से अलग हो गया था और उसे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स भी नहीं पता है। एकमात्र चीज जो वो सैल को बता सकता है वो ये है कि ओनर ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उससे डील करना आसान नहीं होगा। ब्लड मैजिक के बारे में सुनकर सैल को रियलाइज होता है कि एलन से पहले स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस पाना आसान नहीं होगा। जैसे ही दूसरे बच्चे सैल की अचीवमेंट्स पर डिस्कस करते हैं, रेनॉल्ड सैल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके जैसा बंदर की तरह पतला कोई उतनी ही तेजी से दौड़ेगा और समिट तक पहुंचने वाला पहला बनेगा। सैल की पिछली लाइफ में सरफेस पर वे उसके सबऑर्डिनेट्स थे, लेकिन असल में वे एलन द्वारा उसके बगल में रखे गए प्यादे थे। उन्होंने उस पर दुश्मन देश के साथ कोलैबोरेट करने के बेबुनियाद आरोप गढ़े थे, लेकिन क्योंकि उन्हें एलन का सपोर्ट था, उन्हें अपनी मनमानी करने की आदत हो गई थी। रेनॉल्ड सैल पर एक पंच मारने की कोशिश करता है और कहता है कि वो देखना चाहता है कि उसकी इनविंसिबल बॉडी यूजलेस है या नहीं, लेकिन सैल उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। जैसे ही साइडकिक एक नाइफ से सैल पर अटैक करता है, सैल रेनॉल्ड को एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता है और बजाय उसके उसे छुरा घोंप देता है। वो उन्हें स्प्रिंग में फेंक देता है क्योंकि ये इंजरीज को रिकवर कर सकता है। आखिरकार वो फ्यूचर में ट्रेनिंग के लिए दोनों का इस्तेमाल करना चाहता है। इस लाइफ में सैल उन्हें एक ऐसा कारण देगा जिसे वे रिजेक्ट नहीं कर सकते और दोनों को अपना प्यादा बना लेंगे। सैल पानी में ब्लैक मैजिक की ऑरा को नोटिस करता है। वह सोचता है कि ये ईविल फॉरबिडन मैजिक, जो ब्लड मैजिक के बराबर है, एक ऐसे स्प्रिंग में क्यों दिखाई देता है जो सभी घावों और बीमारियों को रिकवर कर सकता है। शायद ये वही अजीब बात है जो ग्रिफिन ने कही थी। रिगार्डलेस, सैल इस पानी में एंटर नहीं कर सकता। उसे पानी की एक बूंद को छुए बिना स्प्रिंग के बॉटम तक पहुंचने का एक तरीका सोचना होगा। सैल हेल्प के लिए एक चीख सुनता है और आवाज को फैमिलियर पाता है। एक सर्वेंट चाय और पानी ठीक से सर्व न करने पर एक लड़की को उसके बालों से घसीटता है। सैल लड़की को एंड्रिया के रूप में पहचानता है। जैसे ही सर्वेंट उसे मारने वाला होता है, सैल अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और सर्वेंट को मार डालता है। एंड्रिया सैल को देखती है और सोचती है कि वो एक प्रिंस है, जबकि सैल सोचता है कि उसने उसे डरा दिया और उससे माफी मांगता है। वो उसे बचाने के लिए सैल को थैंक्स कहती है और उसे अपना नाम एंड्रिया बताती है। एंड्रिया अपनी पिछली लाइफ में सैल की बेस्ट फ्रेंड थी। उसके पास एक मैजिक टैलेंट है जो उसकी उम्र के किसी भी व्यक्ति को सरपास करता है। उन्होंने कुछ दिनों के लिए टेम्पररी एक साथ लड़ाई भी की थी। एंड्रिया उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। सैल ऑकवर्डली उसे नो प्रॉब्लम कहता है। यह वही है जो एक जेंटलमैन को करना चाहिए और उसे सैल बुलाने के लिए कहता है। वो एंड्रिया से पूछता है कि क्या वो स्प्रिंग को ड्रेन करने या पानी की एक बूंद को छुए बिना स्प्रिंग में जाने का कोई तरीका जानती है। वह हाथ में लिए टास्क को नहीं भूल सकता। अगर ये एंड्रिया है तो कोई तरीका जरूर होगा। एंड्रिया सैल से पूछती है कि क्या उसने भी यह नोटिस किया है और उसे बताती है कि यद्यपि स्प्रिंग में एक स्ट्रेंज मैजिक है जो इंजरीज को रिकवर कर सकता है,
जो कोई भी इसका इस्तेमाल करता है वह कभी भी हीलिंग मैजिक का कोई दूसरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता और अपनी इंजरीज को रिकवर करने के लिए केवल इस स्प्रिंग पर ही रिलाई कर सकता है। सेल को रियलाइज होता है कि यह कूपर फैमिली का शैडोज को कंट्रोल करने का एक और तरीका है, उन्हें दर्द से गुजरते समय फैमिली से हेल्प मांगने के लिए फोर्स करके। एंड्रिया सेल से कहती है कि उसे बचाने के लिए, उसे थैंक्स कहने के लिए उसके पास उसे पानी को छुए बिना स्प्रिंग में एंटर करने देने का एक तरीका है। वो डक मैजिक इनेबल करती है, जो लोगों को डक्स की तरह खुद को गीला किए बिना पानी में डाइव करने में इनेबल करता है। जैसे ही सर्वेंट सेल को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वे पानी में कूद जाते हैं। जैसे ही सेल स्प्रिंग के अंडरकरेंट तक पहुंचता है, वो जानता है कि यही वो जगह है। लेकिन एंड्रिया उसे बताती है कि वे वहां एंटर नहीं कर सकते और उन्हें चले जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि उन्हें मौका मिलता, करंट उन्हें अंदर खींच लेता है और उन्हें एक केव में फेंक देता है। सेल एंड्रिया को चाबी दिखाता है और उसे बताता है कि चाबी उस जगह को अनलॉक कर सकती है जहां वे स्वॉर्ड स्पिरिट की पूजा करते हैं। हालांकि आसपास कोई दरवाजा नहीं है, तो शायद इसे समन करने की जरूरत है। सेल चाबी एंड्रिया को देता है। वो उसे बताती है कि वह नहीं जानती कि स्वॉर्ड स्पिरिट क्या है, लेकिन वो कोशिश कर सकती है। जैसे ही एंड्रिया दरवाजे को समन करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है और उसके मुंह पर दरवाजा अपीयर होता है। सेल एंड्रिया को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास अभी के लिए उसे रेस्ट करने देने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वह इनविजिबिलिटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो एंड्रिया ने उसे अपनी पिछली लाइफ में सिखाया था, ताकि अगर कोई खतरा हो तो उसे आसानी से डिस्कवर न किया जा सके। आखिरकार स्वॉर्ड स्पिरिट का इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए शायद एक अगली बैटल होगी। जैसे ही सेल दरवाजे से गुजरता है, भले ही वो प्रिपेयर्ड था, उसने जो देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। सरफेस पर ईडन स्प्रिंग एक मेडिकल हॉट स्प्रिंग लगता है, लेकिन असल में ये एक सेंसुअल रिट्रीट के रूप में काम करता है जहां कूपर फैमिली अपनी कॉन्क्यूबाइंस रखती है। इस मोमेंट सेल को उस असली फेट का रियलाइजेशन होता है जो उनका इंतजार कर रहा है। मॉन्स्टर एक एस रैंक प्रेजेंस को सेंस करते हुए सेल से पूछता है कि क्या वो सच में सेल कूपर है, वो बच्चा जिसके बारे में अफवाह है कि वो एक एस रैंक टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। ये रिमार्क करता है कि सेल बिल्कुल भी पैम्पर्ड नहीं लगता और सजेस्ट करता है कि वो शायद इनहेरिटेंस का दावा करने के लिए यहाँ सिर्फ एक बास्टर्ड चाइल्ड है। मॉन्स्टर सेल को वार्न करता है कि वो इनहेरिटेंस आसानी से गिव अप नहीं करेगा जब तक कि वो उसे पार नहीं पा लेता। सेल शांति से जवाब देता है, मॉन्स्टर से चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे मारने के लिए यहाँ है। मॉन्स्टर एक अटैक लॉन्च करते हुए सेल का मजाक उड़ाता है, ये क्लेम करते हुए कि वो अभी भी बहुत वीक है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर सेल पर ग्रिफिन की ब्लेसिंग्स को ऑब्जर्व करता है, वो मोमेंटरली चौंक जाता है, ये नोट करते हुए कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो फूलिश बर्ड उसे एक्नॉलेज करेगा। मॉन्स्टर मेंशन करता है कि ब्लेड ने अपनी सोल को सील करने के लिए अपनी बहुत सारी पावर सैक्रिफाइस की थी, और जबकि सेल की एबिलिटीज अभी भी कम हैं, फिर भी उसके लिए पावर इनहेरिट करने की एक उम्मीद की किरण है। सेल बिना डरे एक मैजिक रिस्ट्रिक्टिव ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर से कहता है कि वो बहुत लंबे समय से डेड है। वो आगे कहता है कि पिछले 100 सालों में एम्पायर ने ब्लड मैजिक से डील करने के लिए टेक्निक्स पर रिसर्च और डेवलप किया है। सेल फिर एक्सप्लेन करता है कि इसके साथ उसे इनहेरिटेंस को फोर्सफुली क्लेम करने के लिए केवल मॉन्स्टर का दिल लेना होगा। जैसे ही सेल मॉन्स्टर की ओर चार्ज करता है, वो फिर से उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि उसे एक छोटे माउस के साथ खेले हुए कुछ टाइम हो गया है, लेकिन इस बार वो अब खेल नहीं रहा है। मॉन्स्टर सेल के टैलेंट और एबिलिटी को एक्नॉलेज करता है, लेकिन कहता है कि ये अभी भी उसकी स्वॉर्ड टेक्निक इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए काफी नहीं है। ये फिर ब्लड स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के लिए ब्लड का इस्तेमाल करता है। सेल की ओर अटैक्स की एक बौछार भेजता है। जवाब में सेल पर्सियस की स्वॉर्ड निकालता है, मैजिक का विरोध करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। हालांकि मॉन्स्टर एफर्टलेसली एक ही टच से प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है, सेल को उसके गले से उठा लेता है। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, ये कहते हुए कि एक बिल्ली के एक माउस के साथ खेलने के बाद अब माउस को खाने का टाइम है। जैसे ही सेल का माना और ब्लड ड्रेन हो जाता है, मॉन्स्टर रुकता है, उसका एक्सप्रेशन क्यूरियस हो जाता है। ये मेंशन करता है कि सेल की ऑरा फैमिलियर है, लगभग उस कॉन्क्यूबाइन के टेस्ट की तरह जिसे उसने पिछली बार खाया था। शायद ये सेल की मां होनी चाहिए। अब उसे आखिरकार उसके बच्चे को टेस्ट करने का चांस मिलेगा। जैसे ही कुछ बच्चे सेल को बुली करते हैं, उसकी मां की मेमोरीज उसके दिमाग में दौड़ती हैं, और जैसे ही वह अपनी मां के उसे छोड़ने के बारे में सोचता है, एक बच्चा उस पर एक पत्थर फेंकता है और उसे बताता है कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। सेल को जल्दी ही रियलाइज होता है कि उसकी मां ने उसे नहीं छोड़ा था और ये मॉन्स्टर था जिसने उसकी मां को मारा था। जैसे ही सेल मॉन्स्टर पर अटैक करता है, वह उसकी स्ट्रेंथ से सरप्राइज्ड हो जाता है। वह ब्लड मैजिक कैसे जान सकता है, और रिवेंज से भरपूर वो सिर्फ मॉन्स्टर को मारने के लिए अपना खून जलाने को तैयार है। मॉन्स्टर को रियलाइज होता है कि उसने ब्लड स्पिरिट्स को रिलीज करने में अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर ली है, इसलिए उसे अपनी स्ट्रेंथ को रिप्लेनिश करने के लिए और ज्यादा महिलाओं को कंज्यूम करने की जरूरत है। जैसे ही मॉन्स्टर खुद को रिफ्यूल और फीड करता है, सेल उसके पीछे कूदता है, अपनी स्वॉर्ड मॉन्स्टर के सिर में घुसा देता है।
और उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ डिलीशियस थी। जैसे ही सेल मॉन्स्टर को मारता है, उसकी माँ की इमेजेज उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती हैं, उसका नाम पुकारती हैं। मॉन्स्टर सेल की मैडनेस देखता है, हालांकि उसे और ज्यादा कॉन्क्यूबाइंस खाने की जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। जैसे ही सेल मॉन्स्टर को फिनिश करने वाला होता है, मॉन्स्टर उससे भीख मांगता है, सेल को अपनी स्वॉर्ड परचेस करने और उसका स्वॉर्ड स्पिरिट बनने की पेशकश करता है। लेकिन सेल बस मॉन्स्टर से कहता है कि वो इसके लायक नहीं है और फाइनल ब्लो देता है। स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो जाएगी। सेल को रियलाइज होता है कि वो लगभग भूल गया था, वह जन्म से ही मदरलेस है और वे सभी विचार उसके डिल्यूजन्स थे। वो मन ही मन सोचता है, क्या वो एक मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर के ब्लड में उसकी माँ का एक रिफ्लेक्शन सेल से कहता है कि वह एक मॉन्स्टर नहीं है और माँ हमेशा उसके साथ रही है। मीनवाइल एंड्रिया पीछे से सेल को पुकारती है। जैसे ही वो सेल को खून से सना हुआ देखती है, वो उससे पूछती है कि उसे कहाँ चोट लगी है, ताकि वो उसे हील कर सके। अपनी पिछली लाइफ में एंड्रिया का भी वही फेट हुआ था जो कॉन्क्यूबाइंस का हुआ था, लेकिन सेल कसम खाता है कि इस लाइफ में ट्रेजेडी को रिपीट नहीं होने देगा। स्वॉर्ड स्पिरिट के डिसअपियरेंस ने फैमिली के अंदर एक कमोशन पैदा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ईडन स्प्रिंग के सभी गार्डियंस को मौत की सजा सुनाई गई। सेल की रूथलेसनेस को विटनेस करने के बाद सर्वेंट्स ने फिर कभी एंड्रिया को बुली करने की हिम्मत नहीं की। झूठ के बीच सेल पर स्पिरिट स्वॉर्ड के डिसअपियरेंस का कारण होने का आरोप लगाया गया, लेकिन एविडेंस के बिना मैट्रियार्क केवल परसिक्यूशन, कन्फाइनमेंट, ब्लड विथड्रॉ करने, पॉइजन को तेज कर सकती है। सेल उन सबसे बिना किसी नुकसान के सर्वाइव कर गया। तो स्टोरी 4 साल आगे जाती है कूपर फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहां एलन एक सर्वेंट को बुरी तरह से हरा रहा होता है और वो बेचारा एलन से मर्सी की भीख मांगता है। एलन अपनी स्वॉर्ड उस सर्वेंट पर तानते हुए पूछता है, क्या तुम इस लेवल की एबिलिटी के साथ मुझे डिफीट करने का सपना देख रहे हो? लेकिन वो सर्वेंट भी अपनी जगह जानता था और कहता है कि वो ऐसा करने की डेयर भी नहीं कर सकता। मीनवाइल आइजैक फैमिली के हेड ड्यूक ह्यू आइजैक एलन को एक्शन में देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, मैंने पहले सुना था कि एलन एस ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट के साथ बॉर्न हुआ है और आज लग रहा है कि वो सारे रूमर्स सच थे। तभी आइजैक और लियोन दूसरी तरफ देखते हैं और उनकी नजरें सेल पर पड़ती हैं, जो सिर्फ कुछ ही अटैक्स में पूरे रूम को क्लियर कर देता है। आइजैक पॉइंट आउट करते हैं कि इस एज के ऑर्डिनरी लोग तो अभी भी आयरन स्वॉर्ड अप्रेंटिस की पोजीशन पर ही अटके होते हैं, लेकिन जिस तरह सेल ने इतने कम मूव्स में रूम को क्लियर किया है, वो क्लियरली सिल्वर स्वॉर्ड गार्डियन की स्टेज तक पहुंच चुका है। सेल को सबकी अटेंशन मिलती देख एलन जेलस हो जाता है और उसे एक 1 राउंड ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है। सेल इस चैलेंज को एलन की स्किल्स देखने का एक चांस समझता है। वहीं दूसरी ओर एलन सोचता है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, ये प्रिटेंड करने की कि उसने सेल को एक्सीडेंटली किल कर दिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, क्राउड इकट्ठा हो जाता है जो जोर जोर से एलन के लिए चीयर कर रहा था। एलन पूरे कॉन्फिडेंस से अटैक करता है, ये सोचकर कि वो ही जीतेगा, लेकिन सेल तो बिना किसी एफर्ट के उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उल्टा एलन से कहता है, थोड़ा और हार्ड ट्राई करो, जो एलन के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। और फिर सेल सिर्फ एक ही ब्लो में एलन को दूर फेंक देता है। ये देखकर एलन गुस्से से पागल हो जाता है और फिर से सेल पर चार्ज करता है, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए था। उसकी मदर ने तो कहा था कि फैमिली में कोई भी उसका मैच नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सेल पर अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, उसे रियलाइज होता है कि मैजिक पावर होने के बावजूद स्वॉर्ड काफी थिन है। ये ऑब्वियस था कि इसे आर्टिफिशियली एनहांस किया गया है और एलन के पास तो जरा भी स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट नहीं है। सेल एलन को एक रियल स्ट्राइक दिखाता है और उसके ऊपर जंप करके सीधा उसकी आंख में स्टैब कर देता है। मीनवाइल ड्यूक आइजैक ड्यूक लियोन से कहते हैं कि उन्होंने गलत जज किया और एलन की एबिलिटी कुछ खास नहीं है, और वो यहां तक पूछ लेते हैं कि क्या सर्वेंट्स एक्टिंग कर रहे थे। लियोन उन्हें कहता है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, जिस पर आइजैक अपोलोजाइज करता है और कहता है कि क्योंकि उसकी सिस्टर और एलन की एंगेजमेंट हो चुकी है, वो नहीं चाहता कि उसकी शादी एक यूजलेस आदमी से हो। लियोन आइजैक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा वरी कर रहा है, और अगर रॉयल फैमिली ने ये मैरिज ग्रांट नहीं की होती तो कौन जानता है कि उसकी सिस्टर शादी भी कर पाती या नहीं। आइजैक गुस्से में लियोन को अपनी बात रिपीट करने को कहता है, लेकिन फिर वहां से जाने का डिसाइड करता है। वो लियोन से कहता है कि वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसे याद दिलाता है कि वो 10 दिनों में होने वाले फैमिलीज के जॉइंट ऑपरेशन के बारे में न भूले। लियोन अपने सर्वेंट से पूछता है कि उस लिटिल शैडो का नाम क्या है। वो बताती है कि उसका नाम सेल है और वो उनकी मिस्ट्रेसेस में से किसी एक का चाइल्ड है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं किया गया था कि किस मिस्ट्रेस का। जैसे ही लियोन को रियलाइज होता है कि सेल उसका बेटा है, ये ऑब्वियस हो जाता है कि उसका स्वॉर्ड टैलेंट इतना अच्छा कैसे है। लियोन सर्वेंट को सेल को उसके स्टडी रूम में भेजने के लिए कहता है। जैसे ही सेल रूम में एंटर करता है, वो लियोन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और पूछता है कि उनके ऑर्डर्स क्या हैं। लियोन को रियलाइज होता है कि वो सेल में कोई भी टैलेंट पावर सेंस नहीं कर पा रहा, और वो वंडर करता है कि क्या वो फ्यूचर में वारिस की पोजीशन चुराने के लिए इंटेंशनली अपनी ट्रू एबिलिटी को हाइड कर रहा है। बड़ा ही क्राफ्टी है।
लेकिन लियोन सोचता है कि वो बस एक छोटा बच्चा है जिसे रीड करना बहुत ईजी है। वो सेल से कहता है कि 10 दिनों में वो शैडो स्क्वाड 10 को लीड करेगा और आइजैक फैमिली के साथ लॉस्ट क्रिस्टल सिटी जाकर ड्रैगन एग को रिट्रीव करेगा।